यस, तो आज हमारा टॉपिक है अभी तक हमने जो चीज़ें कवर की हैं उसमें हम जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर किया है। उसके कितने फंक्शंस होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। वी हैव डिस्कस्ड द एचआर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस। वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। इवन वी हैव डिस्कस्ड द the recruitment process and the recruitment sources we have also discussed. जी, क्या ये हम चीजें जो मैंने बताई हैं या हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर? कोई मुझे बता सकता है, या इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है? फराज, क्या हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं? रिक्रूटमेंट को सोर्सेज रिक्रूटमेंट के हम डिस्कस कर चुके हैं? आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस नहीं हुआ। सर ये डिस्कस नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट का रिसोर्सेज। रिक्रूटमेंट सोर्सेज डिस्कस नहीं हुई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्सेज हो गए सर, वो हो गए। हो गया ना? तो जी वो जी हम जी। डिस्कस कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आज जो है वो सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो ठीक है सर। सिलेक्शन जो है वो क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शुरू में जैसे हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस पढ़ा था, तो क्रिएटिंग अ पूल ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, देन आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वी हैव द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आज हम सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ये एक टेंटेटिव हमारे पास जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये देखिए, रिसीव्ड एप्लीकेशंस तक हम जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। जब हमने एप्लीकेशन रिसीव कर ली तो उसके बाद सेकंड हमारे पास जो हिस्सा आता है, दैट इज द शॉर्ट लिस्टिंग या सॉर्टिंग। यहाँ पर कहा गया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट। उसमें जो चीजें आप चेक कर रहे होते हैं, दैट इज द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। अब सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स कैसे चेक कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे कि हाउ कैन वी चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट? एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? ओके, तो अगर कोई ऐड नहीं करता तो आगे बढ़ते हैं। तो सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को चेक करने के लिए जरूरी है कि उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है विच यू हैव गिवन इन द एड या विच यू आर अवेलेबल विद यू, तो उसको जो है आप मैच करते हैं विद द कैंडिडेट जो अभी तक उसने अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन के हवाले से जो चीजें सीवी में लिखी हैं, या उसके अलावा जो है उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने अब तक जो काम किया है उसके हवाले से जो लिखा हुआ है, अगर ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो। अदरवाइज अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि फ्रेश कैंडिडेट है, तो उसके अंदर आप गैप्स को देखते हैं। उसके अंदर आपने अगर कोई एज की ब्रैकेट लगाई हुई है तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं, या आप किसी खास यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं कि उनमें से आपने कैंडिडेट लेना है तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ आपको जो है चेक्स लगाने होंगे, और चेक्स के बाद आप उसे शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। अब आजकल तो ये जो चीजें हैं इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करने की जो है वो मैनुअल जो है वो जरूरत ही नहीं है। ये तो जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिस्टम आया है और HRIS सॉफ्टवेयर जब से मार्केट में आए हैं, उस वक्त से हमें ये सारी शॉर्ट लिस्टिंग वो खुद ही करके दे देते हैं। उनके अंदर ये सारे आप चेकलिस्ट उनमें डाल देते हैं, और वो शॉर्ट लिस्ट करके जो सूटेबल कैंडिडेट्स की सीवी होती है वो आपको अलग करके दे देते हैं, और जो रिजेक्ट हो जाती है सीवी उन्हें अलग करके दे देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया जी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं, तो नो हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है कि मार्जिनली एक्सेप्टेबल है, तो आप ऐसे कैंडिडेट को होल्ड पे रख लेते हैं। और जो नंबर 1 है, दैट इज दी इज कैंडिडेट सूटेबल में अगर कोई यस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, आगे इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो जब सीवी शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है उस सीवीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रिजेक्टेड, होल्ड और उसके बाद एक्सेप्टेड। जो एक्सेप्टेड होती है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं।
तो आप फर्स्ट प्रोसेस में जब आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है इंटरव्यू का प्रोसेस। तो इंटरव्यू के अंदर जो है भी सेम यही चीज होती है कि आप इंटरव्यू लेते हैं, उसके अंदर आप असेसमेंट करते हैं अगेंस्ट द जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन को सामने रखते हुए आप उस बंदे की जो प्रोफाइल है उसको असेस करते हैं और उसी से रिलेटेड उससे क्वेश्चन करते हैं, और आपके पास जो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन है या स्पेसिफिकेशन है उनको सामने रखते हुए आप उस बंदे को जज करते हैं कि वेदर द कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द जॉब और नॉट। और उसके अलावा भी और भी चीजें होती हैं, लेकिन जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल फिट होता है, पर्सनल फिट होता है, और चीजें होती हैं, तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो देख रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर उसमें भी वही तीन चीजें होती हैं, रिजेक्ट हो जाता है कैंडिडेट, या आप उस कैंडिडेट को होल्ड पे कर लेते हैं, या फिर ये है कि वो एक्सेप्ट होता है तो उसको फर्दर सिलेक्शन में डाल देते हैं। तो वो जब वो सेलेक्ट हो जाता है इंटरव्यू के अंदर तो फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर रेफरेंसेस ऑब्टेन करते हैं, यानी बैकग्राउंड जो चेक होता है उसको आप जो है परफॉर्म करते हैं, ताकि उस कैंडिडेट के ऊपर ये चेक करते हैं कि कोई लीगल एक्शन तो पहले नहीं हुआ हुआ या किसी कंपनी में किसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में तो इन्वॉल्व नहीं था। तो ऐसी चीजों को सामने रखकर आप जो है रेफरेंस चेक करते हैं। रेफरेंस चेक के थ्रू आप मालूम करते हैं कि क्या आपका कैंडिडेट, दो यहाँ पर मार्जिनल नहीं होता कुछ भी, या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर एक्सेप्ट हो जाता है। जो रिजेक्ट हो जाता है, नो होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। जो एक्सेप्ट होते हैं उन्हें आप ऑफर देते हैं। उन्हें क्या ऑफर देते हैं जी, उन्हें आप ऑफर लेटर देते हैं जी, आप हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लें। अब जब वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें उसमें भी दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो होता है जो कि आपके जो कैंडिडेट होते हैं उनको जो है जो कैंडिडेट उसे एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए आप ज्वाइनिंग का अरेंजमेंट करते हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी रीजन की वजह से, कि उनको वो जो सैलरी और अदर बेनिफिट्स हैं वो कम लग रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते आपकी ऑफर को। तो ऐसा भी हो सकता है। जो लोग ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते उनमें आप जो है रिजर्व कैंडिडेट्स में डाल देते हैं, ताकि बाद में अगर चाहे तो उनके साथ डिस्कस कर लें या निगोशिएट कर लें। तो अगर फिर भी निगोशिएशन में कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर हमारे पास जो है वो वापस जो है चले जाते हैं इंटरव्यू में दोबारा। जब अगर कभी जरूरत हो तो उसको इंटरव्यू करके हम दोबारा चेक करते हैं कि किसी और पोजीशन के लिए अगर हमारे लिए वो सूटेबल होता है तो उसको हम कर लेते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो कंपनीज परफॉर्म करती हूँ। ये एक प्रोसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। जैसे इसमें टेस्ट जो है अवेलेबल नहीं है, तो फ्रेश जॉब्स होती है उसके लिए टेस्ट भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर इंटरव्यू एक से ज्यादा होते हैं, 2-3 इंटरव्यू होते हैं, तो वो भी एक चीज है। लेकिन ये बहरहाल एक आपको एक छोटा सा प्रोसेस आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इसको सामने रखकर आप अपने प्रोसेसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलेंगे। अगर कोई स्टूडेंट कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर, ओके, आ रही ठीक है। है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और हायरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो फेज 1 में यहाँ पे लिखा गया है कि आमतौर पर रिक्रूटिंग एंड प्री स्क्रीनिंग होती है, फिर असेसमेंट होती है, फिर बैकग्राउंड चेकिंग या ड्रग टेस्ट होता है, प्लेसमेंट होती है, और फिर ऑन बोर्डिंग होती है। तो ये भी एक प्रोसेस जो है यहाँ बताया गया है सिलेक्शन का। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, ये भी एक ऐसा बनाया गया है यूनिवर्सिटी के हवाले से जो ये प्रोसेस है कि फैकल्टी सिलेक्शन में आमतौर पर क्या होता है, ऐड जाता है, सीवी कलेक्ट होती हैं, और फिर शॉर्ट लिस्ट होती है। शॉर्ट लिस्टिंग में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, एचआर वाले और एचओडीज आमतौर पर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर एक पैनल इंटरव्यू होता है, और उसमें एक एचओडी होता है जिसमें 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि फैकल्टी में से लिए जाते हैं,
और फिर HR के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। फाइनली सिलेक्शन बोर्ड में जो है ये लोग चले जाते हैं और फिर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है साइन बाय द प्रेसिडेंट। इसी तरह जूनियर स्टाफ के लिए भी अलग, सीनियर स्टाफ के लिए अलग रिक्रूटमेंट होती है यूनिवर्सिटीज में, और जूनियर स्टाफ के लिए अलग होती है। आमतौर पर ऐड जाता है, इसी तरह CV कलेक्शन होती है, फिर HR और HOD जो है जो भी मैनेजर होता है वो उनके साथ मिलकर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। पैनल इंटरव्यू होता है जिसके अंदर HOD बैठते हैं और सीनियर फैकल्टी स्टाफ के लोग बैठते हैं उसके अंदर। फिर फाइनल इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू होता है और अपॉइंटमेंट लेटर होता है। जूनियर में आमतौर पर ऐड जाता है, CV कलेक्शन होती है और कलेक्शन के बाद सेक्शन हेड और HR वाले बैठकर उसका इंटरव्यू करते हैं। फिर पहला इंटरव्यू होता है एंड फाइनली अप्रूवल होती है प्रेसिडेंट से और उसके बाद उसको अपॉइंट कर लिया जाता है। तो ये और जो है वो 3 प्रोसेसेस यहाँ पे अलग अलग, यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हर एक लेवल जो होता है उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा एक यूनिलीवर का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपको यूनिलीवर में जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद सबसे पहले आपका प्रोफाइल असेसमेंट होता है। अब प्रोफाइल असेसमेंट का तरीकाकार क्या है इनका? प्रोफाइल असेसमेंट का तरीका ये है कि आप वहाँ जो है ऑनलाइन तकरीबन 12 शॉर्ट ऑनलाइन गेम्स जो है वो अवेलेबल है, जो कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, इमोशनल एबिलिटी को और सोशल ट्रेट्स को चेक करते हैं थ्रू दीज 12 शॉर्ट ऑनलाइन गेम्स। तो आपको पहले 12 गेम खेलनी होंगी जब भी आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे। अगर आप वो 12 गेम्स में पास हो जाते हैं तो देन दे हैव द डिजिटल इंटरव्यू, जो कि ऑनलाइन ही होता है। उसके अंदर जो है वो डिजिटल ही होता है, लेकिन उसमें कोई सामने से कैंडिडेट ऐसा इंटरव्यूअर नहीं बैठा होता जो इंटरव्यू ले रहा होता है। वो डिजिटली ऑलरेडी इंटरव्यू बना हुआ है और वही इंटरव्यू के अंदर सवाल होते हैं जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज रिलेटेड टू यूनिलीवर होता है, इनको सॉल्व करना होता है और इनके आंसर्स जो है अब वहां पर आपको बताना होता है। जब आप इन दोनों में पास हो जाते हैं, यानी आप उन 12 गेम्स के अंदर आपकी कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल ट्रेड्स को देख लिया जाता है और आप उनमें पास हो जाते हैं, और फिर डिजिटल इंटरव्यू में जो चीजें आपसे पूछी जाती है उनमें भी पास हो जाते हैं, तो देन आपका जो CV होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ तक जो है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है कि CV जमा कराने के लिए आपको ये सारे काम करने होंगे। उसके बाद जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस आगे आएगा। जब आपका CV जमा हो जाता है तो फिर एक उनका होता है जिसको हम वो कहते हैं डिस्कवरी सेंटर डे। डिस्कवरी सेंटर डे के अंदर क्या करते हैं ये लोग, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखेंगे। डिस्कवरी सेंटर डे में ये होता है कि अ डे इन द लाइफ ऑफ फ्यूचर लीडर एट यूनिलीवर। ये एक डे ऐसा मनाया जाता है जो कि कैंडिडेट जो कि फर्स्ट 2 प्रोसेसेस को पास कर लेते हैं उनको जो है यूनिलीवर में लाया जाता है, और वहां पर जिन लोगों के साथ उन्होंने काम करना है या सीनियर मैनेजमेंट जो है उनके साथ उनको जो है उनकी मीटिंग कराई जाती है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मीटिंग्स विद द कोलीग्स फ्रॉम योर फंक्शंस। जिस फंक्शन में आप जाना चाहते हैं उस फंक्शन के जो लोग हैं जो कि आपके कुलीग बनने के लिए जा रहे हैं, जहां पे आप जाकर काम करेंगे, ऐसे कुलीग्स के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। वो असल में एक इन्वायरमेंटल टूर होता है ताकि आप देख सकें वहां पर किस तरह का इन्वायरमेंट है, लोग किस तरह के हैं, ताकि आप वहां ज्वाइन करने से पहले उनके कल्चर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। एक शॉर्ट मीटिंग होती है विद द सीनियर मैनेजमेंट रिगार्डिंग द करंट बिजनेस चैलेंजेस, जिसके ऊपर डिस्कशन होती है। वो बताता है जी इस वक्त यूनिलीवर को जो है करंट बिजनेस चैलेंजेस कौन से हैं, तो वो उनको डिस्कस करता है उनके साथ, उनके क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो देता है। तो वहां पर सीनियर मैनेजमेंट के साथ एक जो है होती है। फिर टीम मीटिंग विद अदर कैंडिडेट्स, और जो मुख्तलिफ जो है वो उसमें आए हुए होते हैं लोग, फिर एक दूसरे से उनको मुलाकात कराते हैं। मतलब समझेंगे एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है जिसके अंदर कैंडिडेट्स एक दूसरे से मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। देन 1-to-1 मीटिंग विद योर लाइन मैनेजर्स। फिर जो 1 लाइन मैनेजर्स होते हैं
उनके साथ आपकी 1-to-1 मीटिंग होती है। लाइन मैनेजर आपके साथ बात करता है, उनसे मीटिंग होती है, उनसे डिस्कशन होती है। वो आपसे सवालात भी करेगा, आप भी उनसे सवालात कर सकते हैं, तो एक डिस्कशंस होती है। तो ये डिस्कवरी डे होता है। इसमें कोई आपके सवाल हो, ये जो अभी हमने प्रोसेसेस पढ़ा है, तो फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन आपका हो? सर ये एग्जाम्पल है आपने जो शेयर की है, मतलब ये स्टैंडर्ड प्रोसेस तो नहीं है ना कोई? क्या मतलब? ये आपने यूनिलीवर की एग्जाम्पल शेयर की है ना, मतलब ये कोई ये स्टैंडर्ड यूनिलीवर प्रोसेस तो का नहीं है याद जगह पे ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं यूनिलीवर की बात कर रहा हूँ। और यूनिलीवर में ओके। तमाम पोजीशन के लिए ऐसा नहीं है, ये जो एंट्री लेवल की पोजीशंस होती हैं उनके हवाले से ऐसा होता है। आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पर जो है ये चीजें अवेलेबल है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं इसको। सर 12 शॉर्ट गेम ऑनलाइन से क्या मुराद है सर? बेटा आप जब वहाँ जाते हैं ना, ये क्या नाम है, अप्लाई करने के लिए, तो उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करके जमा कराने से पहले आपको आपकी जो प्रोफाइल होती है उसको वो असेस करते हैं कि वेदर द कैंडिडेट इज सूटेबल टू अप्लाई और नॉट। तो उसके लिए उसके अंदर अलग अलग टाइप्स की गेम्स होती हैं। वो गेम्स आपको खेलनी पड़ती हैं, और वो छोटी छोटी गेम होती है, 5 मिनट की, 10 मिनट की। तो वो जो है वो गेम खेलकर आप जब खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर ऐसे सिस्टम डेवलप है जिससे आपकी जो एबिलिटी है, जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी है या इमोशनल है या सोशल ट्रेट्स है, उनको चेक करते हैं उन गेम्स के थ्रू। ठीक है? तो वो ऐसी, आप वहां जाकर इसको एक दफा चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह की गेम्स होती है। वो गेम्स ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप उन गेम्स को खेलते हैं, तो उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। तो ये पर्सनैलिटी चेक होता है असल में। ओके सर। सर वो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बिल्कुल। असल में ये ना एनिमेटेड जैसे कार्टून्स होते हैं ना, इस तरह के गेम्स होते हैं और उसमें केसेस देते हैं। बिल्कुल। जिस डेजिग्नेशन के आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वो केसेस देते हैं और बेसिकली आपको ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि आप, अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए तो आप इसमें क्या करेंगे। तो वो उन ऑप्शंस को आपको चूज करना होता है, तो उससे पता चलता है कि आपका माइंड कैसा है, आपके सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इस बिल्कुल तरह है। के गेम्स होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये अब तो सिर्फ ये यूनिलीवर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो तमाम जो तकरीबन बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जो है वो डिजिटल इंटरव्यू और गेम्स जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब उनकी हायरिंग तकरीबन इस पर कन्वर्ट होती चली जा रही है, और फ्यूचर में आप देखेंगे तकरीबन ये पूरा जो इनिशियल सिस्टम है ये पूरा डिजिटलाइज ही हो जाएगा तमाम कंपनी के पास। जैसे जैसे HRIS जो है वो बेहतर होता जा रहा है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है जो HR के सॉफ्टवेयर हैं, तो ये चीज़ें सारी जो है आपको ऑनलाइन जो है वो खुद ब खुद ही शॉर्ट लिस्ट होकर CV आपके पास आ जाएंगी, और फिर आपको थोड़े से ही कैंडिडेट्स रह जाएंगे जो कि बिल्कुल सक्सेसफुली इन प्रोसेस को से निकल कर आएंगे, जिनका आपने, जैसे इन्होंने डिस्कवरी दे रखा है कि एक दिन वहां पर आपको जो है बुलाकर आपसे इंटरव्यू भी ले लेंगे और तमाम चीज़ें कर लेंगे। तो ये जो है वो एक जब से ये टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट हुआ है, तो उस वक्त से लोग टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब अ, लोगों के लिए पर्सनल इंटरव्यू लेना जो है उसकी बजाय लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके, जैसे ये गेम्स आप खेल रहे हैं, डिजिटल इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें खुद ब खुद ही जो है वो जनरेट हो रही हैं, और फिजिकल एक दूसरे से इंटरेक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। Any other? अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी सर? जी जी बेटा बोले। सर आप ठीक कह रहे हैं। अब जो है वो करंट सिर्फ हायरिंग के लिए प्रोसेस यूज नहीं हो रहा। अब मल्टीपल कंपनी, जैसे मेरी कंपनी के अंदर भी जो है टैलेंट एक्विजिशन होती है, उसमें जो है वो जो एम्प्लॉयज अभी करंटली एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर भी जो है वो ये सब चीजें जो एनालाइज करता है कंपनीज, और HR जो है वो बाकायदा पूरा एक इवेंट करवाता है जिसमें ऑनलाइन ये सब एनालिसिस होते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है वो एम्प्लॉयज की रेटिंग्स होती हैं। वेरी गुड। तो वो सिर्फ हायरिंग के लिए यूज नहीं कर रहे, अब जो है वो हायर्ड एम्प्लॉयज जो हैं
वो उनकी कैटेगरी के लिए भी जो है वो यूज कर रहे हैं, और उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर। सही कह रहे हैं आप, सही, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हम क्योंकि रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने रिक्रूटमेंट को देखा, वरना आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो है वो इसमें ट्रेनिंग है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है या जो करंट स्टेटस होता है आपका एम्प्लॉइज का, उसको भी आप जज कर सकते हैं, बिल्कुल जो है ऐसा ही है जी। तो और किसी को कुछ कहना है? ओके, अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो फिर मैं आपको एक हबीब जालिब की एक नज़म है हमारे पास, वो इसी के अंदर ही मौजूद है। ये देखिए जी, हबीब जालिब जो है वो लिखते हैं, आप लोग भी जो है इसको देखते रहिएगा। आपको नजर आ रही है ना ये नज़म? जी सर, आ रही है। हबीब जालिब जो है वो बहुत जोशीले शेर थे और बहुत अरसा जो है वो जेल में भी रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह के शेर लिखते थे कि जवानों को जो है ना वो गरमा देते थे। यहाँ पे देखें जी, लिखा हुआ है, ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं, है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आली शान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। ठीक है जी, तो ये हबीब जालिब जो है चांद को कह रहा है यहाँ ना निकला कर, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग जो है वो अंधे हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये असल में नौजवान लोगों को गरवाने के लिए उस वक्त जो है ये करते थे, तो बेचारों को काफी अरसा जेल में भी रहना पड़ा इस चक्कर में कि वो। वाह वाह सर वाह। बहरहाल ये एक उनकी शायरी जो है वो बहुत मशहूर है इस हवाले से कि लोग इसको पढ़कर, लेकिन ये जो बेहस लोग हो जाते हैं ना, तो फिर वो जी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? ये इधर कौन है? तो सर ये इस वजह से ही जेल में रहे थे कि मतलब इनकी इस सही नहीं वजह से होती जेल थी। में रहे थे क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे ना। अच्छा, आपने देखा नहीं इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ है, कितना लिखा नहीं है हाकिमों के बारे में। यहाँ सर पे सही लिखते होंगे ना उस वक्त के हाकिम ऐसे होंगे। अभी वैसे नहीं है, अभी तो और ज्यादा तो सर वही तो, अगर या तो उसमें जेल में अभी जो है वो मीडिया को अभी आजादी है, इसीलिए कहा मीडिया को आजादी है, तो लिखते तो अभी भी हैं। अभी इस तरह लिखने वाले नहीं है ना इतना खतरनाक लोग जैसे ये लिखते थे। आप देखें कितना खतरनाक नज़म लिखी है इसने, कि उसने सिर्फ हाकिमों को नहीं बोला बल्कि लोगों को भी बोला है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका मकसद सिर्फ रोटी है, और रोटी खाते हैं बस सो जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। या हाकिम है या फिर आम जो लोग हैं वो बोलते हैं हमें बस रोटी मिल जाए और खा के उसको मजे से सो जाए। इन्होंने और उन्होंने सारी जिंदगी कौन है भाई जिसका माइक जो है वो यही चीज जैसा आपका माइंड है ना, और बातों में लगे हुए हैं। मगर इन्होंने बातों बातों में बहुत सारी बातें मुझे बता दी। बिल्कुल मेरा काम है उस चीज को पकड़ना। फराज किससे बातें कर रहे हो? हम सुना ऐसा। फराज क्या हो गया भाई, किससे लड़ रहे हो तुम? माइक ऑफ रखे अपना। ओके जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये तो सिलेक्शन का प्रोसेस था, थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस किया। नाउ मूविंग टुवर्ड द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। सर एक मिनट सर, please. मुझे पूछना था इसमें से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, मतलब इस वाले लेक्चर में से? आपसे सिलेक्शन प्रोसेस पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिलीवर का सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सर हम अगर सेम इसी तरह चार्ट बना दे तो सही है कोई मतलब, या फिर अपनी वर्डिंग में पूरा डिटेल लिखेंगे? नहीं, चार्ट बनाकर चार्ट अगर डिस्कस करने को कहा गया होगा तो आप डिस्कस करेंगे, खाली चार्ट बनाने को कहा गया तो आप चार्ट बनाइएगा। सही सर, ठीक है, ओके सर। और कोई सवाल पूछना चाहे?
सर आप आज ही स्लाइड्स अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। आज ही स्लाइड अपलोड कर देते हैं जी। स्लाइड अपलोड करने के लिए असल में इसके बाद मेरी एक और क्लास होती है, 5 बजे फ्री होता हूँ मैं। सर संडे बहुत हेक्टिक होता है, सुबह से पढ़े होते हैं, रात शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं। और क्या। सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? और मैं जी, क्यों आप वो सब्जेक्ट नहीं लेंगे क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए पूछा मैंने। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है कि वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं, पूछते हैं सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, शो ऐसे कर रहे होंगे जैसे हमसे पढ़ना चाहते हैं, बाद में पता चलता है कि उन्होंने इस वजह से पूछा था कि उन्होंने पढ़ना नहीं था। नहीं नहीं सर, हम नहीं झूठ सर, ये नहीं जो आप बोलेंगे। वीडियोस दे देते हैं ना, इससे बहुत हेल्प आउट हो जाता है, सीरियसली सर। बिल्कुल सर, बहुत बिजी लाइफ में, लगती है। बहुत बिजी लाइफ में बहुत इजी हम अपना जो है ना वो सर प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जब वो सुन लेते हैं रिकॉर्डिंग तो बहुत मतलब वही वर्डिंग्स हमारे जहन में फिर दोबारा आती है जो हम क्लास में ले रहे होते हैं, बहुत इजी भी हो जाता है हमारे लिए। चलें जी, अच्छी बात है बहुत। अच्छा जी, अभी हम जो है वो एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस हमने देख फिर लिया। आपने बताया नहीं सर, फिर आपने बताया नहीं कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हाँ, मैं ओडी पढ़ाता हूँ, मैं जो है वो एचआर ऑडिट पढ़ाता हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ाता हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, एचआर के तकरीबन सारे कोर्स पढ़ाता हूँ, और उसके अलावा जो है एचआर के मेन पढ़ाते हैं ना? एचआर के पढ़ाता हूँ मैं, और उसके अलावा रिसर्च भी पढ़ाता हूँ, एडवांस रिसर्च मतलब मेथोडोलॉजी, हम लोग बच नहीं सकते, आप तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ा 6-7 पढ़ाते हैं। बिजनेस रिसर्च मेथड्स, बस ये पढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ाता। सर ये तो एचआर के सिलेक्टिव कोर्सेज भी है ना इनमें? एचआर के कोर और एचआर के courses भी। स्पेशलाइजेशन के सारे कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कोई कोर्स मिलता है, कभी कोई मिलता है, ये पता नहीं होता कभी कौन सा कोर्स मिलेगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन ओके जी, आप लोग तंग तो नहीं है ना मुझसे? नो सर, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तंग हूँ तो बता देना यार, नहीं सर, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। ताकि आप लोग और सर तंग आप हर टॉपिक के बाद पूछते हैं कि अब कुछ समझ में आया। सर इतना कोई नहीं पूछता, दैट्स योर एक्स्ट्रा एफर्ट। यस सर, बिल्कुल। ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज जो बीच में देते हैं ना, जैसा आपने अभी शेयर बताया, और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप न्यू कोई बता रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और सर मुझे एक बात और ऐड करनी थी, आपके लेक्चर्स में ना मोटिवेशन होता है, मतलब आप आखिर में आपने कोई कोटेशन डाला होता है, कोई मतलब इस तरह जिस तरह भी गजल डाल दी है, इस तरह मतलब आप मोटिवेट कर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज। चलें जी, अच्छी बात है, चलें आप लोग खुश हो जाएं, ये भी बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो चलते हैं जी हम एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग। आज हमारा वैसे सर नमाज ब्रेक ले लें थोड़ा सा, सर नमाज ब्रेक ले लें थोड़ा इस सा क्लास के बाद, मतलब ये 10 मिनट रह गए, कितने 7 मिनट रह गए इस क्लास को खत्म होने में। ओके तो सर। 7 मिनट्स के बाद फिर हम ब्रेक लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो है जी आज, वैसे आज का जो टॉपिक था वो हमारा एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग पर पहुंचने से पहले जरूरी था कि हमें जो है वो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको समझा जाए, उसके अंदर क्या चीजें होती है। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि पहले आप लोगों को जो है वो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उससे देखा जाए। अब हम एक्चुअल जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग पर जाने से पहले हमें एक जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक ये जो है वो हमारे पास कुरान की आयत है, और उसके बाद एक अहदीस भी है। तो इस ये है आयत है जी, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और गुस्सा के जब्त करने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले, और अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को महबूब रखता है, यानी ऐसे लोग जो गुस्से को जब्त करते हैं और दरगुजर करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला
नेकोकार लोगों में शामिल करता है और उनसे मोहब्बत करता है। इसी तरह यह इसकी जो है वो हदीस भी है कि गुस्सा जो है वो शैतान से है और शैतान आग से पैदा किया गया है, और आग पानी से बुझाई जाती है। और जब तुम में से कोई गुस्सा हो तो इसको वुजू कर लेना चाहिए। तो आपको जब कभी गुस्सा आए किसी पर, चाहे मेरे ऊपर भी आ रहा हो, तो सबसे पहले जाकर वुजू कर लिया करें, बाद में बात करें, ताकि गुस्सा जो है तो वो एक्सप्रेस ना हो जाए। वो गुस्सा एक्सप्रेस करेंगे ना तो फिर वो सारी अंदर की जो बातें होती हैं बाहर आ जाती हैं। वैसे एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन बहरहाल गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्सा जो है वो ठीक नहीं है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। इंसान के लिए जो गुस्सा कर रहा होता है उसके लिए जो है वो ठीक नहीं होता। बाकी लोगों के लिए, सामने वाले के लिए तो फायदा होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि भाई ये क्या करना चाहता है और इसके दिल में क्या है। जो गुस्सा कर लेते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं जो दिल में रखने वालों से। बहरहाल गुस्सा करना नहीं चाहिए, पर्सनैलिटी पर बहुत जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है गुस्सा करने से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग? एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग क्या होता है? Employment testing basically is a systematic approach to collect information about individuals. This information is used to make employment decision about the applicant. देखें, इंटरव्यू या सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस के अंदर जो है जो काम हम कर रहे होते हैं वो जो है वो होता है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। चाहे वो आप टेस्ट के थ्रू करें, चाहे वो आप जो है इंटरव्यू के थ्रू करें, इंटरव्यू के थ्रू या टेस्ट के थ्रू, किसी भी तरीके से आप कर रहे हो, लेकिन असल जो है वो क्या है? वो है इंफॉर्मेशन कलेक्शन। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो है वो सही तरीके से कर रहे होते हैं, जितना बेहतर और सही इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उतना बेहतर और अच्छा डिसीजन आप ले सकेंगे। तो बेहतर और अच्छा डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर, सही और सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। और उस सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन के लिए एक जो टाइप है वो है टेस्ट की, कि हम हाउ टू कलेक्ट द सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। ये जो है ये तरीकाकार है, ये मेथड है। वन ऑफ द मेथड इज टेस्ट। और भी मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया इंटरव्यू के मेथड है, ऑब्जर्वेशन का मेथड है, इसके थ्रू भी आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, दैट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिंग। हाउ कैन वी टेस्ट द एम्प्लॉय सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। तो एम्प्लॉय सूटेबिलिटी के लिए हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस बंदे के से कि वो किस तरह इस टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, व्हाई प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स आर नॉट यूज्ड? क्यों प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को लोग इस्तेमाल नहीं करते? आप देखेंगे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें आमतौर पर जो है, जो खास तौर पर एक्सपीरियंस लोग जब रिक्वायर्ड होते हैं तो आमतौर पर टेस्ट को कंडक्ट नहीं करते। और बहुत सारी तो दूसरी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी आमतौर पर टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रही होती। उसकी क्या रीजंस होती हैं कि क्यों कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को प्रेफर नहीं करते या प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्यों नहीं कंडक्ट करते? उसमें सबसे पहले ये रीजंस पूछे गए थे। ये एक रिसर्च है जो कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने की है, जिसमें 3-4 चीजें जो है वो मैं आपको बस बता दूंगा, बाकी तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जिसमें सबसे पहली जो चीज है उसमें ये बताया गया है कि इसलिए नहीं करते क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होता है। आपको अगर बहुत ज्यादा लोग आपके टेस्ट में बैठ रहे हैं तो उसके लिए पेपर वर्क आपको है, फिर उस टेस्ट को बनाना है, उस टेस्ट को चेक करना है, उस दिन का अरेंजमेंट करना है पूरा। ये तमाम चीजें जो है उनको लेटर्स वगैरह लिखने हैं, फिर उन लेटर्स के हवाले से या उनको ईमेल करनी है। तो इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जो है बुलाना और उनका टेस्ट लेना ये काफी एक्सपेंसिव होता है। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर जो सबसे टॉप पर रीजन है कि कंपनीज क्यों टेस्ट नहीं लेती, तो उसमें सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है।
दूसरा इसका रीजन जो है वो डू नॉट डू इनफ हायरिंग। दूसरा रीजन ये होता है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा हायरिंग नहीं कर रहे होते, वो जो है 2-3 पोजीशन के लिए हायरिंग करते हैं, तो इसलिए उसके टेस्ट की बहुत ज्यादा जो है वो आमतौर पर रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। थर्ड इसमें बताया गया है कि हायरिंग मैनेजर्स लाइक स्टेटस को, हायरिंग मैनेजर्स जो है वो ये समझते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इंटरव्यू करके वो कर रहे होते हैं, तो वो समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर फोर्थ जो है नेवर कम का मतलब ये है कि ये जो चीज आप जज करने के लिए जा रहे होते हैं या चेक करने के लिए जा रहे होते हैं, वो टेस्ट के थ्रू आप चेक नहीं कर सकते। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया, मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रेक होगा 15 मिनट्स का, 37 मिनट्स हो रहे हैं। 40 पे समझे कि ये हमारा ऑफ होगा, 40 से लेकर 15 मिनट्स का ब्रेक होगा, जिसमें आप जो है 55 पर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तो 55 पर आपने ज्वाइन करना है दोबारा इस क्लास को। तो अभी आप ब्रेक पर जा सकते हैं। अब 55 पर जो है हमारी मुलाकात होती है आपसे, दोबारा क्लास कंटिन्यू करेंगे। नमाज पढ़िए और नमाज पढ़ने के बाद दोबारा वापस आइएगा 55 पर। 55 ओके पर सर। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक